स्वागत है आप सबका एंट्रोपी 2 मैथ्स का WWE टैग टीम फाइट में। अब इस वीडियो में पहले मैं बता दूं, हमने एक एंट्रोपी 1 करके एक वीडियो बनाया था और जिसे काफी अप्रिसिएशन मिला, स्पेशली जिन बच्चों को मैथ्स पसंद है और जो सीखना चाहते हैं। तो कंटिन्यूस डिमांड थी कि जल्दी से आप एंट्रोपी 2 वीडियो बनाइए। दोज हु हैवंट वॉच्ड एंट्रोपी 1 दे कैन वॉच, बट इट्स ऑप्शनल। उसके बिना भी ये वीडियो पूरी तरह सक्षम है आपको चीज समझाने के लिए, तो जरूरत नहीं है। पर फिर भी अगर आप देखना चाहते हैं तो थंबनेल आपको दिख गया होगा, आप चाहे तो देख सकते हैं, इस वीडियो के बाद भी देख सकते हैं। तो पहले हम इस वीडियो की तरफ आगे चलते हैं। एंट्रोपी वीडियोस में हम पता है क्या बात करते हैं? हम ये बात करते हैं कि मैथ्स में क्या होता है ना, कि एक इंफॉर्मेशन दी होती है एक स्टेज पे, और फिर हम उस पर कुछ तो मैनिपुलेशन वगैरह करके स्टेज 2 तक आते हैं। अब कई बार क्या होता है कि अब जैसे, और वो मैनिपुलेशन किस तरह के लगाते हैं? फॉर्मूला लगाते हैं, कुछ लॉजिक लगाते हैं, कुछ ऑपरेशंस करते हैं, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, कोई फॉर्मूला लगा के इधर से इधर आए, कोई लॉजिक लगा के, कुछ फैक्टराइजेशन, कुछ तो करते हैं। ओरिजिनल जो स्टेज थी या ओरिजिनल क्वेश्चन था, उसका एक आंसर A1 था, नया वाला आंसर जो आ रहा है वो A2 है। और आपने कई बार ऑब्जर्व किया होगा कि कुछ ऐसे सिनेरियो होते हैं कि कई बार जो ओरिजिनल आंसर हमारा इंटेंडेड होता है वही आंसर आता है ये सब करने के बाद। कई बार क्या होता है, जो नीचे वाला आंसर आता है उसमें कुछ एक्स्ट्रा आंसर आ जाते हैं जिसको आपका वेरीफाई करके हटाते हैं। उस वीडियो में हमने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि कौन सी सिचुएशन में क्या होता है। और कई बार क्या होता है कि ओरिजिनल क्वेश्चन के कुछ आंसर से जो हमारे इसकी वजह से मिस हो जाते हैं। तो ये 3 सिनेरियो हैं हमारे पास, सिनेरियो नंबर 1, 2 और 3। अब कहानी ऐसी है, हमने देखा था कि हमारे कौन से एक्शन से कौन सा सिनेरियो जन्म लेता है, यही हमारा वो था। अब एक एग्जाम्पल मैंने दिखाया था उस वीडियो में कि एक फंक्शन है R2R, और ये कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल फंक्शन है सारे एक्स के लिए, और वो एक फंक्शनल इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है, एफ एक्स की पावर 4 प्लस 1 प्लस साइन एक्स, एफ एक्स का स्क्वायर प्लस साइन एक्स, और ये आप देख ही सकते हैं स्क्रीन पे। और हमें ये इंटीग्रल की वैल्यू निकालनी है। तो ये हमारा क्वेश्चन था। पर इसके पहले मैं चाहता हूं कि आप सबके सामने आई वॉन्ट टू प्रेजेंट माई सेल्फ एज अ चॉइस, गो टू चॉइस फॉर योर जेई मैथ्स, फॉर मेन्स और फॉर एडवांस। अब लोग पूछेंगे कि भाई आप ही क्यों सही चॉइस हो? तो आई कैन से कि इस बार जिस बच्चे का ऑल इंडिया रैंक 84 आया, अर्णव, आप उसका टेस्टिमोनियल देख सकते हैं। और भी कई सारे बच्चे हैं जिनकी टॉप 1000 में रैंक है, वो सब उनको मैंने पढ़ाया है कई बच्चों को, तो मे बी मैं आपके साथ भी पूरा जस्टिस कर पाऊंगा। आई कैन ऑल्सो से कि भाई इस बार का जो रिजल्ट आया है वो मेरे लिए बहुत फेवरेट है, क्योंकि ये रिजल्ट मेरे अपने ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, ऐसा नहीं कि मैं जैसे कहीं पहले पढ़ा रहा था तो उधर आ रहा था, तो इसलिए मेरे लिए काफी स्पेशल है। तो सिंस आई हैव टॉट दीज गुड स्टूडेंट्स, सो आई एम गुड। बट नो, मैंने इन बच्चों को भी पढ़ाया है जिनकी रैंक अच्छी आई है, पर मैंने उन बच्चों को भी पढ़ाई है जो मुझसे पढ़े हैं और उनकी रैंक अच्छी नहीं भी आई है। तो मैं ये नहीं क्लेम कर रहा हूं कि आप मेरे पास आइए बिकॉज रैंक। मैं कुछ और चीज आपको समझाना चाह रहा हूं। मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि आप मुझे चूज करो तो क्यों करो? वो इसलिए करो कि देखो, 3 तरह के बच्चे होते हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। टाइप 3 वो बच्चे हैं जो पढ़ाई में उनको इंटरेस्ट आएगा नहीं, हमने कोशिश भी करी फिर भी नहीं आया। एंड डेफिनेटली टाइप 3 के बच्चों के लिए मुझे और इंप्रूव करना चाहिए कि उनका इंटरेस्ट और ज्यादा बना पाऊं। आई ट्राई माई बेस्ट, बट ऐसे बच्चे हैं। बट टाइप 1 और टाइप 2 क्या है? टाइप 1 वो है जिन्होंने अच्छे से पढ़ाई की और उनका रिजल्ट भी अच्छे से आया। टाइप 2 वो है जिन्होंने पढ़ाई करी पर कहीं ना कहीं कुछ ऊपर नीचे रहा कि शायद उनका रिजल्ट उतना अच्छा नहीं आया। पर एक बात जरूर है, ये तीनों ही टाइप के बच्चे ये जरूर कहेंगे कि अंशुल सर ने अपनी मेहनत पूरी जस्टिस के साथ की। क्लास में फन, चार्म ऑफ मैथ्स, और तो और लर्निंग, ऑनेस्टी, और ऑफ कोर्स एग्जाम के हर एस्पेक्ट को कवर करना। पर एग्जाम ही नहीं, मैथ्स को भी एक नए तरीके से देखना, ये सब हमारी क्लास में होता है। तो आप किसी भी कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं, अगर आप एक ऑनेस्ट अप्रोच चाहते हैं, रैंक्स वगैरह छोड़िए, अगर आप एक ऑनेस्ट अप्रोच चाहते हैं, तो आई फील दैट आवर बैच इज द राइट प्लेस दैट यू शुड बी। चलिए, तो आई प्रेजेंट माई सेल्फ। अगर आप मेरे साथ रहे तो रैंक चाहे गुड हो या बैड, मैथ्स आपका फ्यूचर के लिए स्पेशल होगा और आपकी एक सुपर पावर बन के निकलेगा, ये मेरा प्रॉमिस है। तो कॉल और व्हाट्सएप ऑन दिस नंबर। 10th 11th 12th ड्रॉपर्स, ये सब बैचेस हैं हमारे। अब आ जाते हैं,
तो एक एग्जाम्पल मैंने दिखाया था यही वाला, और अब इसको सॉल्व करते हैं। तो लेट्स सॉल्व दिस। तो जब हम सॉल्व करना शुरू करते हैं तो ये आइडिया लगता बहुत, आइडिया तो वैसे सिंपल ही है। ये फंक्शनल इक्वेशन है, इससे एफ निकाल लो, फिर इंटीग्रेट कर लेना। तो एफ निकालने के लिए लोग ट्राई करते हैं, और एफ में एक पॉलिनोमियल टाइप की इक्वेशन है जिसको हम फैक्टराइज करने की कोशिश करेंगे। तो उसी इक्वेशन को लिखा, सारी टर्म्स एलएचएस पर लेके गए, और इस तरह का आ गया। इसमें हमने देखा था एफ, अगर हम एफ की जगह 1 डालते हैं तो ये 0 इक्वल टू 0 हो जाता है, तो इसका मतलब एफ माइनस 1 फैक्टर है। तो कोई बहुत मुश्किल काम नहीं था, इसके फैक्टर्स भी निकल आए थे, एफ माइनस 1, एफ माइनस साइन एक्स और एफ स्क्वायर प्लस 1। और ऑफकोर्स ये वाला जो फैक्टर है ना एफ स्क्वायर प्लस 1, ये हो नहीं सकता क्योंकि फंक्शन एक रियल वैल्यूड फंक्शन है, फंक्शन का स्क्वायर प्लस 1 कभी 0 हो नहीं सकता। तो वो वाली चीज हम ऑफकोर्स हम रिजेक्ट कर भी देंगे ये। तो यही दो फैक्टर बचे, तो एफ एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू और इंटू एफ एक्स माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू 0, तो एफ एक्स इज इक्वल टू 1 और एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। बहुत बढ़िया लगता है। तो एफ एक्स के दो ऑप्शन है, या तो 1 है या साइन एक्स है। अब 0 टू 4 पाई हम इंटीग्रेट करते हैं, तो 0 टू 4 पाई इंटीग्रेट करने के बाद इसका आंसर 4 पाई आ जाता है, इसका आंसर 0 आ जाता है। लगता है बहुत बढ़िया, हमने तो फोड़ दिया, मजा आ गया। लेकिन नहीं, ये गलत है। गलत इसलिए है कि ये पार्शियल आंसर है, ये कंप्लीट आंसर नहीं है। जैसे जब एफ एक्स माइनस 1 इंटू एफ एक्स माइनस साइन एक्स 0 है, मतलब ये प्रोडक्ट 0 है। तो यस देखो, एक आंसर तो साइन एक्स है ही, और मैं 0 से 4 पाई तक ही बना रहा हूं क्योंकि बात वहीं की कर रहे हैं। तो ये तो एक आंसर है ही, और ये भी एक आंसर है एफ एक्स इक्वल टू 1, कोई दिक्कत नहीं है। पर पता है और भी आंसर्स हैं। जैसे ये एफ एक्स इक्वल टू 1 है, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स है, तो हम इस तरह का आंसर पिक कर सकते हैं कि ये एफ एक्स इक्वल टू 1 हुआ, फिर साइन एक्स पे चला गया, ऐसे। और भी देखिए, ये एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स था, फिर 1 पे गया, फिर वापस साइन एक्स पे चला गया। इन सिनेरियो में भी आपका ये मल्टीप्लीकेशन 0 ही होगा, क्योंकि आप जो भी वैल्यू एफ एक्स की यहां डालेंगे, ये मल्टीप्लीकेशन पक्का 0 आ जाएगा, क्योंकि वैल्यू या तो एफ एक्स की या तो 1 है या साइन एक्स है। तो देयर आर अदर सॉल्यूशंस। अब ये देखिए, ये भी एक और सॉल्यूशन है। पहले वो 1 हुआ, फिर साइन एक्स हुआ, फिर वापस 1 हो गया। अब स्टूडेंट्स सोचते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है कि भाई हमने तो क्वाड्रेटिक फैक्टराइज की, 2 आंसर आ रहे थे, ये क्या हो गया। और ये सब काम तो हम क्वाड्रेटिक का हमेशा से करते ही आ रहे हैं, कैसे फैक्टर हुए, आइदर दिस इज 0 और दिस इज 0। ये तो अचानक से कुछ अजीब सी खिचड़ी बन गई। अब अगर इसमें भी कुछ ट्रैप है कि क्वाड्रेटिक में ऐसी खिचड़ी बन जाती है या फैक्टराइज करने के बाद, तो इतने सारे क्वेश्चन जो हम आज तक करके आए हैं, क्या उन सब में एरर है? और यहीं से बच्चे परेशान होना शुरू होते हैं कि यार फिर क्या हम अब तक जो कर रहे थे वो गलत था, या यहां से। सो इसी आइडिया के ऊपर हमारा आज का वीडियो है, और ये प्रॉब्लम कब आ सकती है कब नहीं, और आप एंड तक देखिएगा और लास्ट एग्जाम्पल देखिएगा, भूलना मत। अगर मैथ्स पसंद है तो आपको लास्ट एग्जाम्पल देख के अचानक से करंट लगेगा, अरे हाँ यार इसमें कुछ गजब है, तो देखिएगा जरूर। तो चलिए सबसे पहले अंडरस्टैंड करते हैं कि हमने गलत किया क्या, या गलत हुआ क्यों। देखो, दिस इंटू दिस इज 0 फॉर ऑल एक्स, ऐसा बोला गया था। तो इसका मतलब ये प्रोडक्ट 0 है सारे एक्स के लिए, बहुत अच्छी बात है। तो अगर प्रोडक्ट 0 है, तो लेकिन हमने जो क्लेम किया वो ये क्या, या तो पहला प्रोडक्ट 0 है सारे एक्स के लिए, या दूसरा प्रोडक्ट 0 है सारे एक्स के लिए। कोई जरूरी नहीं है, हम ये नहीं कह सकते कि पहला ही प्रोडक्ट 0 है सारे एक्स के लिए। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ एक्स के लिए पहला प्रोडक्ट 0 हो गया, कुछ एक्स के लिए दूसरा प्रोडक्ट 0 हो गया, और मिल मिला के इन्होंने काम कर दिया। तो दिस इज, ये जो हमारा अजम्पशन था ना कि ये या तो पहला प्रोडक्ट सारे एक्स के लिए 0 है, या दूसरा वाला सारे एक्स के लिए 0 है। इट्स लाइक सेइंग बैट्समैन, एक सीरीज थी, उसमें 2 बैट्समैन थे, बैट्समैन ए और बी। तो आइदर बैट्समैन ए और बी मेड सेंचुरी इन एवरी मैच। तो हम कहें नहीं नहीं, या तो देखो ऐसा होगा कि बैट्समैन ए ने ही सारे मैचेस में सेंचुरी बनाई होगी, या बैट्समैन बी ने ही सारे मैचेस में सेंचुरी बनाई होगी। नहीं, ऐसा भी तो हो सकता है कुछ में ए ने बनाई, फिर कुछ में बी ने बनाई, और काम चल गया। तो ये हमने क्या किया कि एक्चुअल जो था ना उस पर अननेसेसरी की कंडीशन इंपोज कर दी, कि उसने मांगी नहीं थी कंडीशन। हमने कहा, उसने तो कहा था भाई मेरे को इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 0 करके दे दो। हमने कहा नहीं, हम ऐसा करेंगे कि तू या तो यही रूट पकड़ेगा या यही रूट पकड़ेगा। वो खुद कह रहा है कि नहीं नहीं, मैं ये भी पकड़ सकता हूं, फिर ये भी पकड़ सकता हूं, मुझे जरूरी नहीं कि हर बार एक ही फैक्टर को ही 0 करना है। एक ही फैक्टर को सजा क्यों दे रहे हो? तो हमने एक जबरदस्ती की कंडीशनल इंपोज कर दी, तो दिस इज कंडीशनल ट्रांसफॉर्मेशन। जबकि एफएक्स क्लियरली स्विच कर सकता है। तो अगर स्विच कर सकता है, तो इसी वजह से हमारे आंसर्स इनकम्प्लीट है। और देख लीजिएगा इनकम्प्लीट आंसर्स में कौन सा सिनेरियो है जो लिस्ट बताई थी मैंने, और इस वजह से जो एक्चुअल आंसर्स है वो ज्यादा है, और जो हम निकाल के बैठे हैं वो कम है।
नाउ ये जो जितनी भी प्रॉब्लम है ना, ये क्या कहते हैं ना, मैथ्स की टैग टीम, जैसे WWE की चैंपियनशिप होती है ना, उसमें क्या होता है, कुश्ती लड़ी जाती है, और उसमें क्या होता है ना, मैं तो पहली बार देख के हैरान हो गया था कि एक मार रहा है, मारे जा रहा है, मारे जा रहा है, मारे जा रहा है, दूसरा वाला बेचारा परेशान है, बिल्कुल हालत मरने वाली होगी, धीरे 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 चल के फिर वो रोप के पास आता है और वहां पे अपने दोस्त को, जो उसका पार्टनर है, उसको से हाथ मिला लेता है, फिर पार्टनर कूद के आता है, फिर उसकी पिटाई शुरू कर देता है। मैं कहता हूँ ये चल क्या रहा है? तो उसमें क्या होता है ना, वो जो पार्टनर्स, वो जो फाइटर्स है ना, रेसलर्स, उनको स्विचिंग अलाउ होती है। तुमने ऐसे हाथ मार दिया, वो स्विचिंग होगी, फिर वो आ गया, फिर वो लड़ेगा, फिर वो पिटेगा तो अपने पार्टनर को बुला के लाएगा, तो स्विचिंग चलती है। कभी कभी सॉल्यूशंस को भी ऐसे स्विचिंग अलाउ होती है मैथ्स में, और कब होती है कब नहीं होती है। तो पूरा खेल यही है समझने का, कि जैसे y-1 इंटू y-2 इक्वल टू 0 है, अब इससे y इक्वल टू 1, y इक्वल टू 2 जो चीज मिल रही है, क्या y इक्वल टू 1, y इक्वल टू 2 ही बोल सकते हैं, या फिर स्विचिंग करने के बारे में सोचना पड़ेगा? कई लोग बोलेंगे नहीं नहीं नहीं, यहां तो पक्का y इक्वल टू 1, y इक्वल टू 2 ही करते हैं। नहीं, इसको समझो कि कैसे हम इसको टैकल करेंगे। कि जैसे लेट से मैंने एक सिंपल से एग्जांपल लिया है, y-1 इंटू y-2 इक्वल टू 0, तो इसमें सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि y है क्या, टैकल करने के लिए। मतलब y का खुद का नेचर क्या है। तो यहां पर मैथ से ज्यादा उस क्वांटिटी से बात करनी पड़ेगी कि भाई तुम क्या हो। क्या वो एक नंबर है, या वो एक फंक्शन ऑफ एक्स है, या वो एक सीक्वेंस है? मतलब एसेंशियली अगर लेट से वो एक नंबर है, जैसे मास ऑफ अ बॉडी, फिक्स मास है, तो भाई ठीक है, हमने कोई इक्वेशन बनाई होगी फिजिक्स वगैरह की, सॉल्व करते करते हमारे पास दो आंसर मिल गए, तो ये बॉडी का मास या तो 1 kg है या 2 kg है। अब ऐसा नहीं हो सकता कि 1 kg है, अचानक 5 मिनट बाद 2 kg हो गया, फिर वापस 1 kg हो, नहीं। तो मतलब हम बात कर रहे हैं कि लेट्स से एक आयरन बॉल है, उसकी बात हो रही है, तो इस केस में आप स्विचिंग नहीं कर सकते। लेकिन इफ इट इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, तो ऑफकोर्स स्विच कर सकते होंगे भाई, कि कुछ पार्ट के लिए 1 हो सकता है, कुछ पार्ट के लिए 2 हो सकता है, तो स्विचिंग हो सकती है, इट्स अ फंक्शन ऑफ एक्स। इनफैक्ट अगर वो एन का सीक्वेंस है, जैसे एपीजीपी ऐसे होते हैं ना, तो भी स्विचिंग हो सकती है, कि कुछ टर्म्स के लिए 1 हो रहा है, फिर कुछ टर्म्स के लिए 2 हो रहा है, फिर कुछ टर्म्स के लिए वापस 1 हो रहा है, फिर 2 हो रहा है, ऐसे स्विचिंग कर सकता है। तो वो जो वाई है ना, पूरा खेल उसके नेचर का है, कि भाई वाई जो है, क्या वो अपनी एक वैल्यू पकड़ के उसे चेंज नहीं होने देगा? तो नहीं होगी। तो फिर आपने अगर पहले इंस्टेंट पे फर्स्ट फैक्टर को 0 किया, तो उसने एक वैल्यू दे दी वाई को, और वाई को फिर जिंदगी भर उसी वैल्यू से संतोष करना पड़ेगा। लेकिन अगर वाई ऐसा है जैसे एक्स पे डिपेंड कर रहा है, एन पे डिपेंड कर रहा है, वो थोड़ी दूर चल के बोलेगा यार थोड़ा सा यार चेंज करना पड़ेगा यार, तो वो चेंज करेगा। तो आपको वाई के नेचर समझना पड़ेगा कि जिस चीज को हमने फैक्टराइज करके निकालना चाह रहे हैं वो है क्या। तो पूरा चीज उसी के अंदर है, यू हैव टू आस्क दैट थिंग कि व्हाट डू यू वांट टू बी। तो इधर फंक्शन ऑफ एक्स था, और फंक्शन ऑफ एक्स था, तो फिर हम इसका आंसर लिखेंगे कैसे? यस, इट इज अलाउड टू स्विच। तो वो जो कंप्लीट हमारा आंसर आएगा ना, वो ये नहीं आएगा एफ एक्स इक्वल टू 1 और एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स। नो, इट इज एफ एक्स इक्वल टू 1 when x belongs to a set A, and it is fx equal to sin x when x does not belong to a set A। अब सेट A क्या है? A रियल नंबर्स का सबसेट है, और हमें ऐसा रिजल्टेंट लेना पड़ेगा कि fx जो है कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल रहेगा, क्योंकि वो क्वेश्चन ने दिया हुआ है। अगर नहीं दिया हुआ था तो वो भी कंडीशन नहीं थी। एक्चुअली समझो, अगर उसने कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल नहीं दिया होता तो बहुत सारे आंसर आ जाते। उसकी मर्जी थी, कभी भी 1 और sin x में स्विच करता। ये तो कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल का चक्कर था कि उसको यहां से यहां फिर स्विच करना करा यहां पे, नहीं तो वो कहीं भी स्विच कर सकता था। यहां पर हमने उसी पॉइंट पे स्विच कराया जहां पे कंटिन्यूटी मेंटेन होगी, तो जैसे π/2 वाले पॉइंट से उधर स्विच करा रहे थे। अदरवाइज तो उसकी इच्छा होती तो कहीं भी स्विच कर सकता था। वैसे तो उस प्रोडक्ट की वजह से तो कहीं भी स्विचिंग हो सकती है। वो तो कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल ने थोड़ी सी इज्जत बचा रखी थी उसकी, है। अदरवाइज तो तुम कितने आंसर बना लो, ये देखो ये आंसर है, यूं गया, फिर स्विच कर गया, फिर जंप करके इधर आ गया, फिर इधर नीचे आ गया, ये आ गया। इसमें भी ये फैक्टर हमेशा 0 होगा, कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल की बात ना बोली जाए, ये फैक्टर हमेशा 0 होगा। ये जो मल्टीप्लीकेशन है, हमेशा जब मन चाहे स्विच करो, और इनफाइनाइट आंसर्स आ सकते हैं। इनफैक्ट एक पॉइंट ऊपर एक नीचे, एक पॉइंट ऊपर नीचे, ऐसे करके कितने सारे आंसर बना लो। रैशनल पे 1 है, इरैशनल पे sin x है, कितनी बना लो फिर तो वो तो कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल था, इसलिए कम आंसर थे। अच्छा, ये जो डिपेंडेंस ऑन नेचर ऑफ वाई है ना, इसको आप लाइटली नहीं ले सकते कि हम वाई से पूछेंगे कि भाई तू क्या करना चाहता है। ये काफी हिडन होती है, अनलेस यू एक्चुअली कीप इट इन योर माइंड। जैसे ये एक एग्जांपल देखिए, बहुत ही प्यारा एग्जांपल है।
y के एक सीक्वेंस है, मतलब y और k एक होल नंबर है, तो y0 y1 y2 y3 ऐसे करके एक सीक्वेंस होगा नंबर्स का जो ये सेटिस्फाई कर रहा है k स्क्वायर वाई के इज इक्वल टू k वाई के स्क्वायर, सारे k के लिए। अब हमें y के निकालना है, तो ऑफ कोर्स हम कैसे स्टार्ट करेंगे कि यार ये तो इक्वेशन बहुत सिंपल है, इसको उस साइड लेके गए, तीन फैक्टर हुए k वाई के और वाई के माइनस के। अब इन तीन फैक्टर से क्या बोलेंगे भाई, या तो k इज इक्वल टू जीरो, या वाई के इज इक्वल टू जीरो, या वाई के माइनस के इज इक्वल टू जीरो फॉर ऑल के। अब गलती करने जाएं तो हम ऐसा बोल ही सकते हैं कि फॉर ऑल के इक्वल टू जीरो तो हो नहीं सकता, तो उसको रिजेक्ट कर दिया। फॉर ऑल के या तो वाई के इज जीरो या वाई के इज इक्वल टू के, और ये थॉट प्रोसेस के साथ उसको तो रिजेक्ट कर रहे हैं क्योंकि फॉर ऑल के इक्वल टू जीरो तो नहीं होगा। इसकी वजह से ये लिस्ट आ रही है, इसकी वजह से ये लिस्ट आ रही है, 0 1 2 3 4 5 6। बढ़िया है, तो दो ही आंसर है। पर आप सोचो हमने वही काम किया, वाई के एक सीक्वेंस है, उसने ये कमिट नहीं कर रखा कि भाई तू फर्स्ट टर्म अगर तू जीरो ले रहा है तो अब तो प्लीज तू जीरो ही जीरो रखना अपने पास। नहीं, उसकी इच्छा नहीं है। फर्स्ट टर्म तीन चार टर्म जीरो ले ली, फिर उसका मन किया यार अब पांचवी टर्म पे ना के इक्वल टू 4 होगा शायद पांचवी टर्म पे, तो मैं के इक्वल टू 4 लूंगा और वाई के इक्वल टू 4 हो जाएगा। उसका मन कर जाएगा स्विच करने का क्योंकि ये सीक्वेंस है, इट इज अलाउड टू डू दैट। तो यहां पर स्विचिंग अलाउड है। अब स्विचिंग अलाउड है वही टैग टीम की तरह से, तो उसका आंसर कैसे लिखेंगे? तो आंसर ऐसे लिखेंगे, वाई के का सीक्वेंस क्या होगा, जीरो होगा या के होगा। अगर वो एक सेट ए को बिलोंग करता है के, तो जीरो वाले आंसर आएंगे, और अगर वो ए को बिलोंग नहीं करता है तो ये आंसर आएंगे। और ए क्या है, वही होल नंबर्स का सबसेट है। तो मे बी जैसे एक एग्जांपल देख लो, ये हम सारे आंसर्स का एक कलेक्शन लिख रहे हैं। जैसे ये पहला वाला सेट 1 3 2 1 3 5 7 ऑड नंबर्स हैं, तो ऑड नंबर्स पे जीरो, तो इवन नंबर्स पे के। ये ऐसी स्विचिंग हो गई। अब ए आपका आर्बिट्रेरी चूज हो सकता है, आर्बिट्रेरी चूज होगा तो अपने आप ही नए नए आंसर्स आते जाएंगे आते जाएंगे। आप ए चेंज करते जाइए, आपके आंसर्स प्रकट होते जाएंगे। आपने ए को डिसाइड किया कि वो 1 4 9 16 स्क्वायर्स हैं, तो 1 4 9 16 वगैरह पे जीरो होगा, बाकी सब जगह ये फॉलो कर लेगा वो, तो आपको लगता है आंसर आ गया। पर ये अभी भी गलत है, दिस इज इनकम्प्लीट, क्योंकि इसमें अभी भी वापस एक चीज है कि हमने अभी भी तीसरे फैक्टर की बात नहीं समझी। ये तीसरा फैक्टर भी के इक्वल टू जीरो आया था ना, हमने इसको भी तो रिजल्ट यही सोच के किया था ना कि यानी ये जो तीनों फैक्टर हैं, या तो ये फैक्टर जीरो होगा फॉर ऑल के, या ये फैक्टर जीरो होगा फॉर ऑल के, या ये फैक्टर जीरो होगा फॉर ऑल के। फॉर ऑल के की तो बात ही नहीं है, बात यह है फॉर एवरी के वन ऑफ थ्री शुड बी जीरो। तो फर्स्ट वाला भी जीरो हो सकता है, वो के इक्वल टू जीरो पे वो जीरो है, बाकियों के पे नहीं है उसकी बात, लेकिन उसमें तो है ही। तो ऐसे उसको रिजेक्ट नहीं कर सकते, वो कुछ तो करेगा। तो हम समझ सकते हैं के इक्वल टू जीरो अगर मैं इसमें डालता हूं, तो जैसे मैं के इक्वल टू जीरो इसमें डालूंगा तो रिलेशन ऐसा आ जाएगा, 0 टाइम्स वाई जीरो प्लस 0 टाइम्स वाई जीरो स्क्वायर, विच मीन 0 इक्वल टू जीरो। तो वाई जीरो कैन बी एनीथिंग। इनफैक्ट वाई जीरो सीक्वेंस फॉलो ही क्यों कर रहा है, उसकी जरूरत भी नहीं है। वाई जीरो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि वाई, आपको सोचो ना, वाई जीरो आपने ये मान लिया लैम्डा, वाई जीरो आपने लैम्डा मान लिया। अब आप लैम्डा डालोगे लेकिन के तो जीरो है, तो वो इक्वेशन तो अभी भी जीरो होगी, वो जो तुम्हारी इक्वेशन थी। ये तो पक्का सेटिस्फाई होगी। अब वाई के कुछ भी होता रहे तुम्हारा, तो वाई जीरो आपका लैम्डा यानी कुछ तो होगा आर्बिट्रेरी नंबर जो हमें नहीं पता। इनफैक्ट वो सेट भी आर्बिट्रेरी है और ये नंबर भी आर्बिट्रेरी है, तो इतनी चॉइस है सीक्वेंस के पास। समझ रहे हो आप? तो अब ऐसा लगता, हाँ, तो क्या अब सही है? नहीं, अभी भी इसमें गड़बड़ है। क्यों गड़बड़ है, मैं आपको दिखाता हूं। गड़बड़ ये है कि देखो, मान लीजिए सेट ए है ना, उसके अंदर भी जीरो है, तो वो तो इसकी वैल्यू जीरो करना चाहेगा, पर यहां पे के इक्वल टू जीरो पे आपको लैम्डा दे रहे हो, तो लड़ाई हो जाएगी ना। तो हमें ये इंश्योर करना पड़ेगा ये दोनों के अंदर जीरो नहीं है, जीरो की वैल्यू यहीं से उठाएंगे। और अगर जीरो की वैल्यू पे हम वाई जीरो को जीरो बनाना चाह रहे हैं तो लैम्डा ही बोलेगा, जब मैं जीरो हो जाऊंगा तो वो केस भी ले लेंगे। आप टेंशन मत लो, कृपया के इक्वल टू जीरो का टेंशन आप मत लो, वो मुझे ले लेने दो। मैंने लैम्डा बना दिया उसको, आप चुपचाप शांत रहो, आप उसके आगे की बात करो। मैं के इक्वल टू जीरो पे उसको लैम्डा दे रहा हूं, लैम्डा कुछ भी हो सकता है, लैम्डा जीरो भी हो सकता है, तो आप खुश हो जाओगे कि आपके वाली बात मान ली गई। अदरवाइज मेरी मर्जी है, मैं जो चाहे वो करूंगा। तो एक्चुअली आंसर इसका ये होगा। तो हमें ए और वो जो दूसरे हैं ना, उनको के इक्वल टू जीरो से उसको बचाना पड़ेगा।
कैसे बचाएंगे? ऐसा लिख सकते हैं कि इट इज 0 फॉर k बिलोंग्स टू a, इट इज k फॉर k बिलोंग्स टू a डैश, एंड इट इज लैम्डा फॉर k इक्वल टू 0. A is any set such that A is a subset of whole numbers, A dash is also a subset of whole numbers. 0 A को बिलोंग नहीं करता और 0 A dash को भी बिलोंग नहीं करता. तो ये कंडीशन के साथ हम जब इसको लिखेंगे, ये हमारा कंप्लीट आंसर है. दिस इज आवर कंप्लीट आंसर. और जब ये कंप्लीट आंसर है तो उससे कितनी सारी लिस्ट बन सकती है आप देख सकते हो. 0 0 0 0 वो तो है ही, 0 1 2 3 4 वाली की एक, पहले अचानक से 5, फिर 0 0 0 0 0 0, फिर 5, फिर 0 0 3 4 एंड सो ऑन. बहुत सारे बना सकते हैं. नाउ एक और प्लेस जहां पे आपको केयरफुल रहना पड़ेगा वो है डिफरेंशियल इक्वेशंस में. ये तो बहुत ही शातिराना खेल है. मतलब यू कैन ब्लिंक एंड मिस. मतलब बाकी सब जगह तो फिर भी अब आप समझ गए कि अच्छा हाँ उस चीज से पूछ लेंगे, पता कर लेंगे. इसमें तो वो पता करने के बाद भी खेला बहुत जबरदस्त है. क्या खेला जबरदस्त है, जरा उसको समझते हैं. लुक एट दिस क्वेश्चन. dy by dx इज y रेस्ट पर 1/3, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दिया ही हुआ है और y0 0 है. अब आई एम वेरी श्योर कई बच्चों ने इसके सॉल्यूशंस कुछ बुक्स वगैरह में भी देखे होंगे, पर वो बुक्स वगैरह ऐसे ट्रीट करती हैं कि मतलब ये एक एक्सेप्शन आ गया. मैं आपके सामने सॉल्व करूंगा लाइक अ नॉर्मल, जो अभी तक की पढ़ाई मैंने आपको कराई उसके हिसाब से, और आप देखेंगे कि यस उसके हिसाब से सही आंसर आएगा. कोई ऐसा कोई एक्सेप्शन जैसा नहीं है या वाओ क्या चीज कर दी, ऐसा कुछ नहीं है. तो लेट अस स्टार्ट. dy by dx इज दिस, तो y इधर आ गया, y की पावर 1/3 इधर आ गया, dx उधर चला गया, फिर हमने इंटीग्रेट कर दिया. अब इंटीग्रेट करके कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन प्लस सी लिखो चाहे माइनस सी लिखो एक ही बात है. तो y की पावर 2/3 इक्वल टू एक्स माइनस सी, पावर 3/2 ले ली दोनों साइड. तो ये आ गया. इसको देख के हम खुश हैं और c की वैल्यू 0 मिल जाएगी, उसने y0 0 दे रखा है. नाउ वी आर वेरी हैप्पी. क्या बढ़िया है यार, एक आंसर आ गया. पर क्या ये कंप्लीट है? नहीं, ये इनकम्प्लीट है भाई. क्यों इनकम्प्लीट है? ये इनकम्प्लीट इसलिए क्योंकि आपने जो डिवीजन किया ना, आपने अज्यूम करके किया कि y 0 नहीं है. ये स्टेप जो अजम्पशन ले रहा है ना, y इज नॉट इक्वल टू 0, ये एक आपने कंडीशनल ट्रांसफॉर्मेशन लगाया है. इस वजह से जो आपका आंसर आएंगे वो एक्चुअल आंसर से कम आएंगे, कम आ सकते. तो अब कैसे हैंडल किया जाए? भाई तरीका बहुत सिंपल है. केस 1, चलो मान लेते हैं y कभी 0 होता ही नहीं है. सारे x के लिए जो ये है उनमें कभी होता ही नहीं है. तो फिर पता, ये तो केस रिजेक्ट ही हो गया. अगर y कभी 0 होता ही नहीं है इन सारे x के लिए, तो भाई y0 कैसे 0 है? तो केस 1 रिजेक्ट, मजा आ गया. केस 2, y हमेशा 0 है सारे x के लिए, क्योंकि मुझे यही देखना है ना कि मैं उसको कब मैं डिवाइड कर सकता हूं, क्या कर सकता हूं. ठीक है, अगर वो हमेशा ही 0 है सारे x के लिए, तो dy by dx तो 0 ही होगा, यानी कांस्टेंट है. कांस्टेंट फंक्शन है, उसका डेरिवेटिव 0 है और उसकी इनिशियल वैल्यू 0 है, तो y इक्वल टू 0 एक लाइन आ जाएगी फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0. ठीक है, पर ये भी देखो, ध्यान रखो, अब हम सही लॉजिकली कर रहे हैं. हम ये नहीं कह सकते कि y पक्का ही 0 होगा या पक्का 0 नहीं होगा. ये दो वैसे केसेस हैं. बात ये है कि y कैन बी 0 फॉर सम x ग्रेटर देन इक्वल टू 0. ये है असली दुनिया. इट कैन बी 0. ऐसा नहीं है कि बिल्कुल 0 होगा ही नहीं जी, पहला केस, और जी वो 0 ही है ना. केस 3 कि भाई 0 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, कुछ जगह 0 होगा, कुछ जगह नहीं होगा, कहां 0 होगा कहां नहीं होगा. ये केस 3 है. तो अब उसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स होंगे जहां पे वो 0 नहीं होगा, वहां पर तो हम डेफिनेटली डिवाइड कर सकते हैं. फॉर दोज जोन्स डिवाइड किया, फिर वापस इंटीग्रेट किया, ये इक्वेशन आई. और ये पता है, ये एक इक्वेशन नहीं है, ये एक फैमिली है. इसमें सी एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, और हम इसमें सी की वैल्यू इसको डाल के नहीं निकाल सकते. क्यों नहीं निकाल सकते? क्योंकि हम उन पॉइंट्स की ही बारे में बात कर रहे हैं, उन जोन की बारे में बात कर रहे हैं जहां y 0 नहीं है, तो ये उसमें तो बिल्कुल बिलोंग नहीं करता. तो इधर हम सी निकाल भी नहीं पाएंगे क्योंकि जो उसमें निकाल रहे थे हम लोग. और जैसे जैसे आप सी चेंज कराओगे, अच्छा x की पावर 3/2 का ग्राफ ऐसा बनता है, तो x की पावर 3/2, x माइनस 1 की पावर 3/2, x माइनस 2 की पावर 3/2, x माइनस 3 की पावर, तो ये सी चेंज होता रहेगा. तो बहुत, ये पूरी फैमिली आ जाएगी, ये पूरा परिवार है इनफाइनाइट कर्व्स का. और नहीं, हम सी निकाल नहीं सकते. आप सी निकालने के लिए जो उसका इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें गड़बड़ है. वो उस दुनिया का पार्ट है जहां पर y 0 है. ये तो आपने वो दुनिया ली है ना, कि वो दुनिया जहां पे y x 0 नहीं है पक्का. अच्छा, अब दूसरी दुनिया की बात कर लें, जब y x पक्का 0 है, तो आप सब्स्टिट्यूट करोगे, वहां पे स्लोप 0 आएगी, मतलब वो कांस्टेंट आंसर आएगा. इसका मतलब
y जीरो है ही, कांस्टेंट आंसर है ये, तो y इक्वल टू जीरो है। ये अच्छा इसकी फैमिली नहीं है, ये एक ही कर्व है। तो y इक्वल टू जीरो और y इज इक्वल टू एक्स माइनस सी की पावर 3/2, ये एक फैमिली है, ये अकेला एक कर्व है। और ये बीच बीच में आपस में स्विच करेंगे कि कभी वो आ जाएगा कभी वो आ जाएगा, जहां पर वो y जीरो हो सकता है जोन में वहां वो आ जाएगा, जहां जीरो नहीं हो सकता वो हाँ ये आ जाएगा, और आपस में स्विच करेंगे कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी बरकरार रखते हुए, क्योंकि dy बाई डी एक्स मैंशनड है, क्योंकि डिफरेंशियबल नहीं होगा तो dy बाई डी एक्स डिफाइन नहीं होगा, डिसकंटिन्यूस हो गया तो फिर वापस dy बाई डी एक्स डिफाइन नहीं होगा, तो उसको बरकरार रखते हुए स्विच करना अलाउड होगा। तो पर स्विच करेंगे किधर, स्विच करेंगे किधर, क्या वो सब जगह स्विच कर सकते हैं? लेट्स सी। देखो ये y इक्वल टू जीरो है और ये फैमिली है, ये आपस में स्विच करना चाह रहे हैं कि भाई अभी तुम हो जाओ अभी हम हो जाते हैं। और ध्यान रखो कि मान लीजिए स्विचिंग आपने ऐसी सोची कि चलो कुछ दूर y इक्वल टू जीरो चला, फिर स्विचिंग हो गई, अब वापस स्विचिंग कर देता हूं, नहीं तो डिसकंटिन्यूअस हो गया। यानी स्विचिंग एक ही बार होगी, एक ही बार वो उस ट्रेजेक्टरी पे चढ़ गया तो चढ़ गया। तो बस हमें ये डिसाइड करना है स्विचिंग किस लोकेशन पर हो रही है। तो एक पर्टिकुलर सी कॉमा जीरो पर स्विचिंग हो रही है, तो यहां से ये चला और फिर ये चला गया, और सी चेंज हो सकता है, सी अगर जीरो डाल दोगे तो पहला वाला ही आ जाएगा। और अपना जो अल्टीमेटली शेप्स बनेंगी वो ऐसी होंगी, ये वाली मतलब ऐसा और फिर ऐसा। अब ये वाला पार्ट कितना बड़ा होगा ये डिपेंड करता है आपके सी जो जो पैरामीटर है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, वो क्या कर रहा है। तो फाइनली वाई एक्स के आंसर्स इस स्विचिंग वाले केस में जीरो है, जीरो टू सी, और सी के आगे एक्स माइनस सी की पावर 3/2। और कंप्लीट सॉल्यूशन सेट क्या होगा, या तो y पूरा जीरो है जो केस टू से निकला था, समझ रहे हो, वो केस टू का आंसर वो इससे नहीं निकलेगा, क्योंकि इससे तुम सी को कहां तक गया, तो सी को फिर इंफिनिटी तक अलाउ कर दो फिर। या फिर ये वाला सिनेरियो, और c ग्रेटर देन जीरो इज एन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, यू कैन कीप पिकिंग और तुम्हारे इनफाइनाइट आंसर्स आते चले जाएंगे। तो कोई पूछे इसके कितने आंसर्स हैं, कोई बोलेगा एक दो, नहीं भैया इनफाइनाइट आंसर्स हैं। अच्छा फिर वापस आई एम श्योर यू मस्ट हैव सीन द सॉल्यूशन मेनी प्लेसेस, बट मैंने जानबूझ के आपको दिखाया जिससे आपको लॉजिकली समझ में आए कि हाँ ये तो ऐसे ही होना चाहिए था, ये कोई ट्रिक नहीं है। मैं सिली मिस्टेक कर रहा होता तो शायद मैं आंसर्स छोड़ देता, पर अगर जैसे अंशु सर ने बताया मैं वैसे सोच रहा होता तो मेरे आंसर्स नहीं छूटते। अच्छा अभी देखिए dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, ये भी बहुत, ये लास्ट क्वेश्चन है और बड़ा ही शानदार और खूबसूरत क्वेश्चन है। अब कई बच्चों का दिमाग ऐसे चलता है कि अरे यार ये तो मेंस में थोड़ी आएगा, इसमें नहीं आएगा। यार देखो सीधी सी बात है, रैंक वैंक से कोई फर्क पड़ता भी नहीं है। आपने देखा होगा कोई बच्चा है, उसके मार्क्स अच्छे आ रहे हैं और अचानक से उसका पेपर खराब हो जाए, भाई साहब उसको दुनिया पूछना बंद कर देती है, एक एग्जाम खराब होने से। क्या है रैंक, कुछ नहीं है। मैं खुद आपसे कह रहा हूं कि वाई डू आई फील दैट आई टीच गुड इज नॉट बिकॉज कि कोई रैंक आ गई, मैंने टॉप 10 रैंक्स भी पढ़ाई हैं। मुझे बच्चे ऐसा बोलते हैं कि सर पढ़ने के बाद ना मैथ्स में एक तो इंटरेस्ट आ जाता है, हमें फ्यूचर में जो हमारे मैथ्स वाले सब्जेक्ट्स आते हैं उनमें हम बहुत अच्छा करते हैं अपने कॉलेजेस में जाके भी, और हमारी लाइफ में बहुत सारे और ऑप्शंस खुल जाते हैं प्लेसमेंट्स वगैरह के टाइम, जब कंपनीज वगैरह आती हैं और हमारे वो मैथ्स के बेसिस पे और लॉजिक वाले टेस्ट होते हैं तो हम अच्छा कर पाते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है वो सुनने में। तो जो भी बच्चे हमारे चैनल फॉलो करते हैं ना, वो कृपया ये सोच के ना करा करें ये करा ना ये एज इट इज एग्जाम में आ गया। देखो तुम्हें एक सीक्रेट बताता हूं, जिन जिस जगह के टीचर्स बोल रहे होते हैं ना कि मेरे नोट्स में से पेपर आ गया, एडवांस का पेपर मेरे नोट्स में से आ गया, उधर ही एडवांस की सबसे कम रैंक आ रही है। अगर पेपर्स में सही नोट, अगर नोट्स में से ही पेपर आ रहा है तो रैंक्स कम कैसे आ रही है फिर। और ये आप देखिएगा, तो अच्छी जगह आपको कभी नहीं कहीं ऐसे मिलेगा कि नोट्स में से पेपर आ रहा है, नहीं, नोट्स में से पेपर आना भी नहीं चाहिए। आपका ब्रेन उस तरह से सोचने का कि कैसे क्वेश्चन करना है उस तरह से करने वाला हो जाना चाहिए कि पेपर में कुछ भी आए, ठीक है हो सकता है मुझसे ना हो, पर मैं सोच पा रहा हूं,
जो हो रहा है मैं अच्छे से करके आऊंगा, रैंक निकाल के लाऊंगा। या रैंक नहीं भी आएगी तो मेरा मैथ्स तो अच्छा होगा। पूरा खेल यही है और क्या है। तो चलिए इस क्वेश्चन करते हैं, बड़ा शानदार और प्यारा क्वेश्चन है। dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3x स्क्वायर dy बाई डी एक्स प्लस 6x क्यूब है। तो सबको पता लग ही गया होगा भाई, ये तो फैक्टराइज हो जाएगा, दो फैक्टर आ जाएंगे। और अब लोग चालाक हो चुके हैं, लोग कहेंगे dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2x और dy बाई डी एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर, दो फैक्टर्स बन रहे हैं। तो कई बच्चे तो सोचेंगे दो ही आंसर आ जाएंगे यार, इसको इंटीग्रेट कर लो एक्स स्क्वायर प्लस C1 और इसको इंटीग्रेट कर लो एक्स क्यूब प्लस C2 आ जाएगा, मस्त है सर, दो फैमिली बन गई। या तो ये है ये। अब समझदार बच्चे जानते हैं कि नहीं भाई, dy बाई डी एक्स है फंक्शन है, बीच में स्विचिंग भी कर सकता है कभी इच्छा करे इसकी, और ऑफकोर्स उसे कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी बरकरार रखनी है तो स्विचिंग कर लेगा। तो ये अब इधर थोड़ा मामला ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि इधर एक फिक्स कर्व और फिक्स कर्व स्विचिंग नहीं कर रहे हैं, इधर वो भी चेंजिंग फैमिली है, पूरी कर्व चेंज हो रहे हैं और इसमें भी चेंज हो रहे हैं। इसका कौन सा कर्व इसके कौन से कर्व से स्विच करेगा कंटिन्यूटी बरकरार रखने के लिए और डिफरेंशियबिलिटी भी बरकरार रखने के लिए, और कौन से पॉइंट्स पे वो स्विचिंग हो सकती है, क्या सब जगह हो सकती है, किधर हो सकती है, आइए देखते हैं। तो स्विचिंग अलाउड है, पर वेयर? वो टैग टीम वाला खेलेंगे दोनों पहलवान, ये पहलवान एक दूसरे के साथ, ये पहलवान है कई सारे, ये भी कई सारे पहलवान है, आपस में टैग टीम खेलेंगे, तो कैसे खेलेंगे? तो कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी की जरूरत है, और कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी को बनाने के लिए पहले कंटिन्यूटी की बात है, तो पहली फैमिली और दूसरी फैमिली से स्विच करेगी, तो कंटिन्यूटी मेंटेन करने के लिए इसका आंसर और इसका आंसर मैच करना चाहिए उस पॉइंट पे। बहुत बढ़िया बात है। ऑल्सो उस पॉइंट पे डेरिवेटिव्स भी मैच करने चाहिए, तो उसका डेरिवेटिव 2x, उसका 3x पर ये भी मैच करना चाहिए। इसे तो सॉल्व कर नहीं सकते क्योंकि C1 और C2 है, पर ये सॉल्व हो जाएगी, और जैसे ही सॉल्व होगी x का आंसर 0 और 2/3 आएगा, वही आएगा ना। देख लीजिएगा, सुबह के 4 बजे वीडियो बना रहा हूं, नींद आ रही है तो, लेकिन कैलकुलेशन ना रॉन्ग हो। हाँ, x इक्वल टू 2/3, तो दो वैल्यूज। तो इसका मतलब डिफरेंशियबिलिटी ये कह रही है कि डिफरेंशियबिलिटी तभी होगी जब x इक्वल टू 0 और 2/3, यही दो जगह है जहां पे इन दोनों फैमिलीज के डेरिवेटिव्स मैच कर सकते हैं। ये बड़ी अच्छी इंफॉर्मेशन मिली आपने, क्योंकि इसका मतलब स्विचिंग इन्हीं दो जगह हो सकती है, अगर हो सकती है तो पहले देख लेते हैं, अगर x इक्वल टू 0 पे स्विचिंग होगी तो कंटिन्यूटी क्या कह रही है। डाला तो 0 स्क्वायर प्लस C1 इज इक्वल टू 0 स्क्वायर प्लस C2, तो C1 इक्वल टू C2, तो इसका मतलब x इक्वल टू 0 पे स्विचिंग करनी है, तो फैमिली नंबर 1 के पास जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट था ना C1, फैमिली 2 को भी वही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट चूज करना होगा। मतलब वो अगर x स्क्वायर प्लस 10 है तो ये x क्यूब प्लस 10 होगा वो 10 से 10 मैच करेगा अगर 0 पे स्विचिंग होनी है, और वहीं पे अगर 2/3 पे स्विचिंग होनी है तो इस पे वैल्यू 2/3 पे वैल्यू 4/9 प्लस C1 शुड बी इक्वल टू 8/27 प्लस C2, तो C1 प्लस 4/27 इज इक्वल टू C2, तो दोनों के C1 और C2 में ये कनेक्शन होगा। मतलब अगर वो x स्क्वायर है तो 2/3 पे स्विचिंग के लिए उसका कांस्टेंट 0 है, तो इसका कांस्टेंट दूसरे वाले का x क्यूब प्लस 4/27 होना चाहिए। डेरिवेटिव भी मैच करेंगे 2/3 पे, स्विचिंग भी हो सकती है, ये है। तो ये कुछ कंडीशंस निकली है हमारी। अब एक एग्जांपल देखते हैं, ये आया। अच्छा, मैं क्या करूंगा एग्जांपल में, मैं एक्स स्क्वायर प्लस C1 वाली फैमिली को ग्रीन कलर से बनाऊंगा और एक्स क्यूब प्लस C2 वाली फैमिली को पर्पल कलर से बनाऊंगा, ताकि आपको दिख जाए। तो वो पहले वो ग्रीन कलर से एक्स स्क्वायर वाली एक फैमिली है जिसमें मैंने C1 को 0 लिया हुआ है, और ध्यान रखिए अगर मैं यहां पर दूसरी फैमिली का एक स्विचिंग दे रहा हूं तो उसका भी कांस्टेंट टर्म 0 ही होगा, इसलिए वो भी y इक्वल टू एक्स क्यूब ही है, उसको भी वही कांस्टेंट मिला जो इसको मिला। इसने अपने कांस्टेंट से इसका कांस्टेंट फिक्स कर दिया, अगर ये अपना कांस्टेंट 1 लेके आता ना तो इसको भी कांस्टेंट 1 ही लेना पड़ता, एक्स क्यूब प्लस 1 ही होता। ऐसा। तो ये चीज समझ लीजिए कि कांस्टेंट उसने फिक्स करके इसका भी फिक्स कर दिया। आगे चलते हैं। आगे अगर स्विचिंग हो रही है, मान लीजिए ये एक्स क्यूब आया, अब यहां से मन किया कि एक्स स्क्वायर वाली फैमिली आ जाए, तो ध्यान रखिए इसका जो कांस्टेंट टर्म है उसका कांस्टेंट टर्म इसके कांस्टेंट टर्म से 4/27 ज्यादा होता था, क्योंकि ध्यान रखिए C2 was C1 प्लस 4/27, तो इसका कांस्टेंट टर्म 0 है, तो इसका जो कांस्टेंट टर्म होगा C1 क्या होगा, -4/27 होगा, तभी ये 0 आया होगा। तो ये वो वाला है। तो यहां स्विचिंग हुई, फिर यहां स्विचिंग हुई, और ये बना, ये एक आंसर है। और एक्चुअली देखो, इसके कांस्टेंट 0 ने इसका कांस्टेंट फिक्स किया,
और इसके कांस्टेंट ने इसका कांस्टेंट फिक्स किया, तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट एक ही है जो पूरे में काम कर रहा है, एक ही है। आगे आगे चलते हैं, तो इसका मतलब यहां पर भी कोई एक फैमिली होगी जीरो तक, फैमिली का कोई एक बच्चा होगा, यहां पर भी कुछ दोनों फैमिली में से कोई एक बच्चा होगा, यहां पर भी दोनों फैमिली में से कोई एक बच्चा होगा, मतलब माइनस इनफिनिटी से जीरो, जीरो से 2/3 और 2/3 से इधर। इसने जो कांस्टेंट डिसाइड कर लिया उसी कांस्टेंट का इंपैक्ट इस पे पड़ेगा और उसी का इंपैक्ट इस पे पड़ेगा, तो एक कांस्टेंट शुरू में डिसाइड किया जाएगा, उसकी वजह से सारे आ जाएंगे। पर स्विचिंग हो सकती है, यहां पे भी दोनों फैमिली में से कोई सा भी बच्चा आ सकता है, दोनों में से कोई सा भी, यहां भी दोनों में से कोई सा भी। तो कैसे करें, कोई सा भी बच्चा सेम सी एंश्योर करना पड़ेगा, यहां पर ये रिलेशन एंश्योर करना पड़ेगा। हाउ हाउ विल यू राइट द आंसर? और यही सबसे खूबसूरत है इसका आंसर ना, लिखना भी, मतलब मुझे इतना खुशी हुई इसका आंसर लिखते हुए, मैं आपको दिखाता हूं। एन, एम और के तीन नेचुरल नंबर ले लिए, तो मैंने इस तरह से लिखा कि माइनस इन्फिनिटी से जीरो के बीच में दोनों में से कोई सी भी फैमिली हो सकती है, तो कांस्टेंट आर्बिट्री कांस्टेंट सी मान लो। तो कॉस स्क्वायर एन पाई बाय 2 एक्स स्क्वायर प्लस सी प्लस साइन स्क्वायर एन पाई बाय 2 एक्स क्यूब प्लस सी, और एन कोई नेचुरल नंबर है। अब एन जो नेचुरल नंबर है वो या तो ऑड होगा या इवन होगा, वो एक रैंडम है, और उस रैंडमाइजर की वजह से मैंने एक रैंडमाइजर क्रिएट किया। एन जब इवन होगा तो ये जीरो हो जाएगा, ये वन हो जाएगा, तो यानी ये वाली फैमिली आ गई। एन अगर ऑड होगा तो ये जीरो हो जाएगा, ये वन आ जाएगा, तो ये वाली फैमिली आ गई। तो एक तरह से मैंने एक रैंडमाइजर क्रिएट किया है कि एन नेचुरल नंबर है, कुछ भी हो सकता है, और ये इनमें से कुछ भी चलेगा। तो वाई एक्स माइनस इन्फिनिटी से जीरो तक इसमें से कुछ भी उठा लो, एन एक नेचुरल नंबर है, कुछ भी होगा, वो अपने आप ही आ जाएगा। मैं कंप्लीट सॉल्यूशन सेट लिख रहा हूं उसका। अब समझो यहां पर क्या होगा, दूसरी जगह उसका कांस्टेंट सी है, तो इधर भी कांस्टेंट सी लेना पड़ेगा। आपको याद है जीरो पे स्विचिंग में कांस्टेंट चेंज नहीं कर सकते। और अब ये कोई जरूरी नहीं है कि यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस सी आ रहा है तो यहां भी एक्स स्क्वायर प्लस सी ही लेना पड़ेगा, मतलब सी, मतलब वही वाला ही फैमिली का बच्चा लेना पड़ेगा। आपको समझ में आ रहा है, जीरो के आगे वो चेंज कर सकता है डेफिनेशन, और दोनों में से कौन सी चेंज करी तो वहां भी रेंडमाइजर लगेगा थोड़ा। तो इसलिए मैंने एम नाम का एक नया नेचुरल नंबर लिया है कि 0 से 2/3 तक ये एक्टिव रहेगा। एन और एम दोनों इवन है, तो एक्स स्क्वायर प्लस सी और एक्स स्क्वायर प्लस सी चल जाएगा, मतलब स्विचिंग हुई नहीं जीरो पे, सीधा ही मामला चल रहा है। एन इवन है, एम ऑड है, तो इधर एक्स स्क्वायर प्लस सी है और इधर एक्स क्यूब प्लस सी है। एन ऑड है और एम इवन है, तो ये, तो उधर से एक्स क्यूब प्लस सी आ रहा होगा और इधर एक्स स्क्वायर प्लस सी हो गया होगा। तो ये हमने वो रेंडमाइजर बनाया है मस्त सा। अच्छा 2/3 पे क्या होगा? 2/3 को पता है किस चीज से फर्क पड़ेगा? कि उधर से जो कांस्टेंट चला आ रहा है उस कांस्टेंट के हिसाब से 2/3 के आगे चीजें चेंज होंगी। अब होगा क्या, एम ऑड है या इवन, उस बात पे फर्क पड़ेगा, क्योंकि एम ऑड है या इवन उससे पता चलेगा कि ये निकल के आ रहा है कि ये निकल के आ रहा है। क्योंकि हम समझने की कोशिश कीजिए, अगर एम इवन है तो ये नहीं आएगा, ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो एक्स स्क्वायर प्लस सी से आगे जाके भी अगर मैं एक्स स्क्वायर प्लस सी देना है तो ये देखो, ये तो वापस वही रेंडमाइजर है। पर अगर ये वाला फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस सी वाला होगा तो सी से सी मैच करेगा, क्योंकि कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल लेना है। पर अगर इसके साथ बाद हमने स्विचिंग करनी है तो 4/27 प्लस सी, इसका सी बड़ा होता है ना 4/27 से, वो यूज होगा। तो ये रैंडमाइजर है कि अगर ये यूज करना है तो ये यूज होगा, अदरवाइज ये यूज होगा। और ये तब एप्लीकेबल होगा जब एम इवन है, तब हमने इसके हिसाब से बात की है। और जब एम ऑड है, अगर एम ऑड है तो वापस वही रैंडमाइजर लगाया है, तब इधर से एक्स क्यूब प्लस सी चलता हुआ आ रहा है, उसके साथ इसको मैच करना है ना एक्स स्क्वायर प्लस सी वाली फैमिली को, तो इसको अपना कांस्टेंट टर्म कायदे में रखना पड़ेगा, उससे कम सी माइनस 4/27 लिखना पड़ेगा, क्योंकि उस वाले का कांस्टेंट टर्म इससे ज्यादा निकलता था। और इधर ये रहेगा तो एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस सी चल जाएगा। तो इवन में ये, ऑड में ये, और के लिया है मैंने ताकि नया रैंडमाइजर है वो। अब इसको कंबाइन करके हम ऐसे लिख सकते हैं, ये जो एक्सप्रेशन है -1 की पावर m प्लस 1/2, अगर m इवन है तो ये 1 है, और m अगर ऑड है तो ये 0 है। ये वाला एक्सप्रेशन, m अगर इवन है तो ये 0 है, m अगर ऑड है तो ये 1 है। तो m अगर इवन है तो ये चल जाएगा, m अगर ऑड है तो ये चल जाएगा। ये हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन है उस सिंपल सी इक्वेशन का
इस जरा सी बचकानी सी इक्वेशन का भाई, ये हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन सेट है इसका। कितनी इनोसेंट सी लग रही थी ये देखने में, और कई बच्चे तो बिल्कुल वो इंटीग्रेट करके यही आंसर छोड़ के आ गए होते। और बात एग्जाम की है भी नहीं यार, बात ये है मैथ्स को देखने की, समझने की। तो आई होप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा, सबने देखा होगा, और कमेंट्स में बताते रहिए क्या आपके सजेशन है, हम और अच्छा अच्छा बनाएंगे, क्या ये सब वीडियोस देखें आपको। और जो बच्चे हमारे चैनल को देखने के बाद अब कॉलेजेस जा रहे हैं, तो क्या वो हमारे वीडियोस को मिस करेंगे, थोड़ा सा हमें बताइए। नंदलेस, टेक केयर, बाय।